हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं अपनी 6 यूनिट का, और यहाँ पे आपका माइक्रो प्रोसेसर का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सही है। तो इसका जो फर्स्ट टॉपिक है एक्चुअली, तो वो है हमारा डिफरेंस बिटवीन माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो प्रोसेसर। सही है। ये इस पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो 10 मिनट की, बहुत फनी वीडियो, बहुत अच्छी वीडियो मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जाके देख लो। ठीक है। इंशाल्लाह कभी नहीं भूलोगे। ठीक है। नॉर्मल, अच्छा देखी भी होगी तुम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, जिसमें हमने डॉक्टर मनप्रीत और डॉक्टर मूलचंद का जिक्र किया है ना, कि हमारे मनप्रीत डॉक्टर जो है वो क्या है, वो हमारे माइक्रो प्रोसेसर है, और मूलचंद जो है हमारा माइक्रो कंट्रोलर है। ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में वही डिफरेंस होता है जो इन डिग्री वाले डॉक्टर और हमारे जो झोला छाप डॉक्टर है उनके अंदर है। सही है। क्या कि इसको रन करने के लिए बहुत सारे डिवाइसेस अलग से लगेंगे, इसके अंदर सारी चीजें ऑलरेडी हमारे पास इनबिल्ट होती है। ठीक है। ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है। ठीक है। तो फिर भी लिखने के लिए अगर तुम लोगों को चाहिए तो हमने यहां पर ये टेबल दे रखी है। कौन सी वाली? ये वाली भाई। सही है। तो ये जो टेबल है हमारे पास, इस टेबल से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। सही है। तो इस टेबल को आप लोग चाहें तो याद करके लिख लें, जैसा भी हो, बट बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं। अगर तुम लोग वो वीडियो देख लोगे और वो याद रहा तुम्हें कहानी, तो बहुत सारी चीजें आप लोग अपने आप लिख सकते हो, बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। ठीक है। तो इसमें हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर, ये प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है। ये सिंपल आईओ कंट्रोल डिवाइसेस, आईओ डिवाइसेस के कंट्रोल के लिए यूज होता है। ये बहुत ज्यादा फास्ट और पावरफुल होता है। ये थोड़ा हल्का छोटा मोटा होता है अपना, थोड़ा स्लो भी होता है, बहुत ज्यादा फास्ट नहीं होता, लेकिन चलता है इससे काम। ठीक है। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका, दैट इज आर्किटेक्चर ऑफ टिपिकल माइक्रो कंट्रोलर। देखो, माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर के आर्किटेक्चर, सबसे बड़ा बेसिक डिफरेंस जो है वो ये है कि हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर में मेमोरी सेम थी, डेटा मेमोरी भी वही थी, और प्रोग्राम मेमोरी भी वही थी, है ना। हमारे पास जो रैम थी, फिजिकल मेमोरी, उसी में हमारा डेटा सेगमेंट भी था, उसी में कोड सेगमेंट भी था। याद है ना आप लोग को? यहां पर हमारे पास ऐसा नहीं है। माइक्रो कंट्रोलर में, माइक्रो कंट्रोलर में हमारे पास रैम अलग होती है और रोम अलग होती है। ठीक है। रैम अलग होगी और रोम अलग होगी। ठीक है। तो हार्वर्ड और वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर का सिर्फ फर्क होता है। ठीक है। दोनों के आर्किटेक्चर में, एक में हमारे पास हार्वर्ड आर्किटेक्चर होता है, एक में हमारे पास वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर होता है। सही है। तो यहाँ पे क्या होता है कि दोनों, यहाँ इसकी प्रोग्राम मेमोरी अलग है और रैम हमारी अलग है। डेटा मेमोरी, डेटा सेगमेंट सारे इसमें होंगे और कोड सेगमेंट सारे इसमें होंगे। ठीक है। फिर उसके अलावा इसके साथ जितने डिवाइसेस हैं वो सब हमें बनाने हैं, जैसे हर माइक्रो कंट्रोलर में। ठीक है। जितनी सारी चीजें हमारे पास, देखो माइक्रो प्रोसेसर में हमारे पास क्या क्या था, प्रोसेसर था, मेमोरी थी, आईओ डिवाइसेस थे। ठीक है। तो वो तो यहाँ होंगे ही होंगे, उसके साथ भी हमारे पास और चीजें होंगी। क्या क्या चीजें होंगी? देखो, ये हमारा प्रोसेसर हो गया, मेमोरी होगी रैम और रोम, ये दो मेमोरी हो गई हमारे पास। उसके अलावा फिर आईओ डिवाइसेस, तो आईओ डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास आईओ पोर्ट्स हैं। ठीक है। आईओ, देखो ये जो एक्चुअल में इन्होंने बुक में भी, मैंने ज्यादातर जगह देखा है, बुक में इन्होंने यूज किया है 8051 का माइक्रो कंट्रोलर। 8051 माइक्रो कंट्रोलर का आर्किटेक्चर ज्यादातर हर जगह ड्रॉ किया है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं। माइक्रो कंट्रोलर 8051 के अलावा जैसे पिक भी होता है हमारे पास, उसका आर्किटेक्चर डिफरेंट होता है, लेकिन होता लगभग सेम ही। क्या फर्क है? देखो, जैसे हमारे पास आईओ पोर्ट्स है, तो आप लोग यहाँ 4 बनाने की बजाय 5 भी बना सकते हैं। सही है। और ये P0 P1 लिखने की ये जरूरत नहीं है कि आप ये लिखें, सिर्फ आपने ऊपर लिख दिया कि आईओ पोर्ट्स है हमारे पास, और ये बाई डायरेक्शन हमने दिखा दिया कि ये इनपुट भी इनकी तरह वर्क कर रहा है और आउटपुट पिन की तरह भी हमारे पास वर्क करेंगे। ठीक है। इतना काफी है हमारे पास। और ये एड्रेस डेटा, मतलब एड्रेस डेटा बस की तरह भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। मतलब अगर हमें एक्सटर्नल मेमोरी लगानी है तो। ठीक है। जैसे हम माइक्रो प्रोसेसर में तो हम लोग लगा ही देते हैं एक्सटर्नल, यहाँ पे हमारे पास इंटरनल तो है ही ये दोनों, रैम और रोम। इसके अलावा हम लोग अगर इसको एक्सपेंड करना चाहें, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है हमारी एड्रेस बस के ऊपर। जितनी बड़ी एड्रेस बस होगी उतनी ज्यादा मेमोरी हम लोग लगा सकते हैं। जैसे 16 बिट की अगर एड्रेस बस है तो 2 की पावर 16 यानी 64 केबी तक की मेमोरी हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है। चलो, तो ये जो आईओ पोर्ट्स हैं, इनके थ्रू हम लोग अपनी एक्सटर्नल मेमोरी, मतलब मेमोरी हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। रोम हमें बढ़ानी है, रैम हमें बढ़ानी है, तो हम लोग उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा फिर हमारे पास होता है सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट का क्या काम है? सीरियल पोर्ट का काम ये कि हम लोग, ये हमारी पैरेलल पोर्ट है, ज्यादातर 8 बिट की होती है, डिपेंड करता है जितना बिट का माइक्रो प्रोसेसर यानी माइक्रो कंट्रोलर होगा हमारा। ठीक है। ये है ना इसके पास सीपीयू, तो जितने बिट का माइक्रो कंट्रोलर होगा उतनी बिट की ज्यादातर हमारे पास आईओ पोर्ट्स हैं। ज्यादातर हम लोग 8 बिट के, मतलब जो हम लोग पढ़ते हैं एकेडमिक्स में, ज्यादातर 8 बिट के माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं हमारे पास। तो ये सारी की सारी 8 बिट की 8 बिट की पोर्ट है। इसका मतलब 8 बिट पैरेलल डाटा ये लोग शिफ्ट करते हैं। ठीक है। 8 बिट पैरेलल डाटा प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास सीरियल पोर्ट में क्या होता है? सीरियल पोर्ट में हमारे पास 2 लाइनें होती हैं, एक से डेटा जाता है, एक से डेटा आता है हमारे पास। सही है। 2 लाइनें हमारे पास, एक ट्रांसमिट के लिए और
एक रिसीविंग के लिए। इससे क्या फायदा है, हमारा कॉस्ट बहुत रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, जहां 8 पिन यूज करनी पड़ती है, अब हमें 1 पिन से हमारा काम हो जाएगा, 2 पिन से हमारा काम हो जाएगा, अगर बाई डायरेक्शन हम लोग का चलना है तो। सही है, और एक रिसीविंग के लिए, एक ट्रांसमिशन के लिए, और 2 से फिर हम लोग कहीं तक भी ले जा सकते हैं। तो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में हम लोग हमेशा सीएल पोर्ट यूज करते हैं, बल्कि जितने भी इस वक्त में जितने भी कम्युनिकेशन रहते हैं सब में हमारी सीएल पोर्ट यूज होती है। नहीं होती? नहीं मानोगे तुम लोग? अच्छा बताओ, तुमने कभी डेटा ट्रांसफर किया है कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में? कैसे करते हो? पेन ड्राइव के थ्रू? पेन ड्राइव किस में लगाते हो? कौन सा पोर्ट होता है ये वाला? यूएसबी पोर्ट है ना। और यूएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है? अबे सेकंड ईयर में आ गए, यूएसबी की फुल फॉर्म नहीं पता तुम लोगों को? यूएसबी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। बिल्कुल सही, सही है। तो यूनिवर्सल सीरियल बस ये होती है तो ये सीरियल बस है, तो यानी कि सीरियल पोर्ट पे काम कर रहे हैं। उसमें टोटल 4 पिन होती है, 4 में से एक होती है हमारी सप्लाई, एक होती है ग्राउंड, एक होती है डेटा प्लस, एक होता है डेटा माइनस। डेटा के लिए रेफरेंस के लिए हमारे पास 2 पिन, एक पिन होती है। ठीक है, तो वो सारा का सारा जितना हमारा डेटा ट्रांसफर चल रहा है सब यूएसबी पे चल रहा है। अंदर की जो चीज होती है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर की, मतलब बोर्ड, मदरबोर्ड में जो आपस में कनेक्शन रहते हैं वो सब हमारे पैरेलल पोर्ट में रहते हैं, क्योंकि वो पैरेलल फास्ट होता है, ऑब्वियसली बात है। ठीक है ना। तो हमारे पास सीरियल पोर्ट है, उसके अलावा फिर आईओ पोर्ट्स हैं, उसके अलावा बस कंट्रोल है। एड्रेस बस और डेटा बस को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास 2 सिग्नल है, ये जैसे रीड का होगा और एक राइट का होगा। ऑब्वियसली बात है, अगर हम लोग बाहर से मेमोरी कर रहे हैं तो हमारे पास 3 बस होती थी ना टोटल, एक एड्रेस बस, दूसरा डेटा बस, तीसरा कंट्रोल बस। तो ये कंट्रोल बस है हमारे पास यहाँ पे, कि जो बाहर से जो मेमोरी हम कनेक्ट कर रहे हैं उसमें डेटा रीड करना है, राइट करना है, वो हम यहाँ से देंगे। ठीक है, उसके अलावा ये ऑसिलेटर होता है। ऑसिलेटर तो हमारा माइक्रो प्रोसेसर में भी लगता है, ऑब्वियसली बात है, क्लॉक जनरेशन के काम आता है। ठीक है, तो हमारा ऑसिलेटर सर्किट होगा इसके अंदर ही, ये क्रिस्टल बाहर से लगता है। ठीक है, ये इसके अंदर नहीं होता, ये वाला सर्किट ये जो है ये बाहर से लगेगा, ये ऑसिलेटर कंट्रोल सर्किट है जो अंदर होता है इसके। ठीक है, उसके अलावा फिर इंटरप्ट कंट्रोल सर्किट होता है हमारे पास। जैसे हम लोग वहां पे प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर लगा रहे थे बाहर से, यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी अंदर हमारे पास इंटरप्ट कंट्रोल होता है। इसमें हम लोग बाहर से एक्सटर्नल इंटरप्ट्स लगा सकते हैं। यहाँ 2 इसलिए दी हुई क्योंकि 8051 में 2 होती है, आप लोग 3 2 जितनी भी हो कर देना, बस उसका नाम मत लिखना किसी का भी। कुछ जगह क्या कर रखा है इन लोगों ने बुक में, ऐसे लिख रखा है INT0 INT1, तो आप लोग किसी भी पिन का नाम नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग एक जनरल माइक्रो कंट्रोलर का आर्किटेक्चर बना रहे हैं, 8051 का नहीं बना रहे। सही है ना। तो इसलिए आपको बस पिन दिखानी है, ये हमारी एक्सटर्नल इंटरप्ट बाहर से आ रही है पिन, इसका मतलब एक्सटर्नल इंटरप्ट है हमारे पास। ठीक है, और ये अंदर से जा रही है, तो ये इंटरनल इंटरप्ट हो गई हमारे पास, ऐसे टाइमर की इंटरप्ट होती है। हाँ, ये अगर हमारे पास टाइमर्स। ठीक है, टाइमर भी जैसे उन्होंने टाइमर 0 टाइमर 1 लिखा है, इसकी जगह आप लिख दिए टाइमर्स बस। और टाइमर्स में बाहर से इनकी पिन आ रही होगी, कि अगर हम इसको काउंटर की तरह यूज करेंगे तो बाहर से क्लॉक देनी पड़ेगी, टाइमर की तरह यूज करें तो अंदर से भी क्लॉक दे सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी टाइमर्स होंगे हमारे पास किसी भी माइक्रो कंट्रोलर में, उसमें हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम उसकी क्लॉक बाहर से दे सकते हैं, क्योंकि टाइमर का काम होता है डिले प्रोवाइड करना। और अंदर वाली क्लॉक है बहुत ज्यादा फास्ट, समझ आई बात, बहुत तेज, बहुत ज्यादा फास्ट है अंदर वाली क्लॉक जो है। तो अब अंदर वाली क्लॉक बहुत ज्यादा फास्ट है, टाइमर क्या है, टाइमर जो रजिस्टर है वो क्या करे, काउंट कर सकता है, वो मतलब 1 2 3 4 ऐसे जैसे वो पूरा हो जाएगा फुल, वो बता देगा माइक्रो कंट्रोलर को भाई मेरा फुल हो गया, ओवरफ्लो हो गया मैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग के पास बाहर से हम लोग क्लॉक देते हैं, क्योंकि अगर अंदर वाली क्लॉक यूज करेंगे तो 1 सेकंड में सारा टाइमर बोल जाएगा। तो इसलिए हम बाहर से एक स्लो क्लॉक देते हैं, जिसके हमें अगर 10 मिनट का टाइमर चाहिए तो हम उसके हिसाब से लगा सकें, 5 मिनट का डिले चाहिए तो उसके हिसाब से लगा सकें। समझ आई बात। तो हर टाइमर के लिए एक बाहर से हमारे पास पिन होती है, जिसमें हम लोग उसको इनपुट क्लॉक दे सकते हैं। ऑप्शन अंदर से भी लेने का रहता है, अंदर वाली भी क्लॉक हम लोग यूज कर सकते हैं टाइमर की। बल्कि जनरली टेक्स्ट बुक में होता है कि अगर टाइमर अंदर की क्लॉक यूज कर रहा है तो एज अ टाइमर वर्क कर रहा है, और बाहर की क्लॉक यूज कर रहा है तो एज अ काउंटर वर्क कर रहा है। ठीक है, समझ में आया आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर में कुछ चीजें देखो, सीपीयू है, देखो एक तो जो पहले थी हमारे पास वो है माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी और आईओ। अब मेमोरी के 2 पार्ट हो गए, एक रैम हो गया, एक रोम हो गया। ठीक है, आईओ पोर्ट है हमारे पास जिससे हम बाहर की चीजें कनेक्ट कर रहे हैं, आईओ की पोर्ट। ठीक है, आईओ की पोर्ट कम से कम 4 तो बनाना ही, 5 भी बना सकते हो, पिक में 5 भी होती है। ठीक है, फिर हमारे पास एक सीएल पोर्ट होगी और टाइमर्स होंगे। सही है, माइक्रो प्रोसेसर, देखो माइक्रो प्रोसेसर, इधर आए हम लोग, ऊपर आ गई मेमोरी, नीचे आ गई बस कंट्रोल और हमारे पास आईओ पोर्ट्स। ठीक है, ये जो जा रही है जो इन सबको कनेक्ट कर रही है, ये एड्रेस और डेटा बस है। सही है, ये वाली जो ये जो सब है इस पे आप लिख दिया कहीं पे एड्रेस एंड डेटा बस। सही है, तो ये एड्रेस और डेटा बस है, तो सबसे डेटा और सबको एड्रेस दे, सबसे डेटा लेकर के आ रही है, जा रही है जैसा भी है। ठीक है, तो हमारे पास ऊपर की तरफ मेमोरी, रैम, रोम, नीचे तो बस कंट्रोल और आईओ पोर्ट्स। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे तो सीरियल पोर्ट नीचे, ऊपर हमारे टाइमर्स चले जाएंगे, और इधर सीपीयू के ऊपर हमारे पास इंटरप्ट कंट्रोल होगा। बस इतने से ब्लॉक्स हैं यार, कौन सी बड़ी बात है इसको याद करना, एक बार बनाओगे याद हो जाएगा, बहुत लंबा चौड़ा नहीं। देखो इस डायग्राम में, इसीलिए मैंने कोई भी
कोई भी चीज जो है ऐसी नहीं है जो बहुत ज्यादा डिटेल में हो। बहुत देखो सिंपल सिंपल चीजें हैं, बस इसमें यही सब लिखना है। यहाँ से P0 P1 लिखने की भी जरूरत नहीं है, बस आयो बोर्ड लेके एरो बना देना, काम हो जाएगा इतने में, ठीक है। चलो फिर हमारा आर्किटेक्चर, इसको डिस्कस करना है। तो जब तुमने डायग्राम बना ही लिया तो अब डिस्कशन में क्या दिक्कत है जी? सीपीयू क्या करता है हमारा? सीपीयू हमारा एग्जीक्यूट करेगा एग्जीक्यूशन को। ऑसिलेटर कंट्रोल सर्किट क्या कर रहा है? जो बाहर से क्रिस्टल है उसका टाइम, उसके जो है फ्रीक्वेंसी को हमारे मशीन साइकिल में कन्वर्ट करके दे रहा है। एक्सटर्नल क्लॉक यूजिंग आइदर क्रिस्टल और ऑसिलेटर एंड कन्वर्ट द क्लॉक टू यूजेबल क्लॉक, है ना। जो क्लॉक बाहर से आ रही थी उसको यूजेबल क्लॉक में। देखो क्लॉक बाहर से कैसी आ रही है? ऐसी आ रही है। और हमें कैसी चाहिए? हम लोग इसमें ऐसा एक फिल्टर लगा देते हैं, तो हमें चाहिए ऐसी क्लॉक, सही है। तो ये जो बाहर से क्लॉक ऐसी आ रही थी, इसको कन्वर्ट करता है ऐसी क्लॉक में ऑसिलेटर कंट्रोल सर्किट जो होता है। समझ में आई बात? इसके बाद बस कंट्रोल है हमारा, ये कंट्रोल करेगा एड्रेस और डेटा बस को। कंट्रोल बस है हमारे पास है। 4 IO पोर्ट्स, यहाँ पे तुम 4 मत लिखना, ठीक, हमारे पास लिखने IO पोर्ट्स। तो देयर आर IO पोर्ट्स अवेलेबल टू जनरल यूजर टू कनेक्ट एक्सटर्नल डिवाइस लाइक सेंसर, एक्चुएटर्स, ETC, सही है। क्योंकि 4 जरूरी नहीं है, चारों कॉमन 4 ही होती है। दरअसल हमारे पास 40 पिन का होता है एक माइक्रो कंट्रोलर जनरली। जैसे 8051 40 पिन का है, लेकिन पिक जो है वो 28 पिन का भी आता है, 32 पिन का भी आता है, 40 पिन का भी आता है, 80 पिन का भी आता है, 128 पिन का भी आता है भाई। ओह, पिक में बहुत वेरिएशन है। लेकिन 40 पिन का भी जो पिक होता है उसमें भी हमारे पास 5 पोर्ट होती हैं, ठीक है। तो आप यहाँ सिंपल लिखिएगा IO पोर्ट्स, सही है। देयर आर मेनी IO पोर्ट्स लिख दीजिएगा आप यहाँ पे। आर अवेलेबल टू जनरल यूजर टू कनेक्ट एक्सटर्नल डिवाइस लाइक सेंसर, एक्चुएटर्स, स्विच बटन, जो भी तुम लोग को लिखना, जो भी तुम्हारा दिल करे, लेकिन वो कनेक्टेबल हो। ऐसा नहीं है आप लिख रहे हैं फैन कनेक्ट कर रहे हैं, रिले कनेक्ट हो सकती है, फैन कनेक्ट नहीं हो सकता, सही है। इसके बाद फिर सीरियल पोर्ट हो गया हमारे पास। सीरियल पोर्ट कम्युनिकेट विद कंट्रोलर यूजिंग, ये UART लिखा, तुम्हें इसको लिखना USART, ठीक है, क्योंकि ये सीरियल पोर्ट हमारी सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में भी यूज होती है। तो यूनिवर्सल सिंक्रोनस एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर हो जाना चाहिए, ठीक है। या फिर UART के साथ से एंड सिंक्रोनस मोड, कुछ इस टाइप से, मतलब सिंक्रोनस भी उसके अंदर ले लेना, सही है। इसके अलावा इंटरप्ट कंट्रोल क्या करेगा? जो बाहर से इंटरप्ट आ रही है उनको कंट्रोल करेगा। मेमोरी क्या करेगी? मेमोरी हमारी 2 है, रैम, ये मेमोरी इन्होंने प्रोग्राम मेमोरी को रखा है, तो इसमें हमारे पास प्रोग्राम और डेटा दोनों, सॉरी, ये सिर्फ मेमोरी जो है प्रोग्राम के लिए यूज होगी। क्या लिखा है इन्होंने? सो द प्रोग्राम एंड डेटा विच इज नीडेड टू परफॉर्म द टास्क, so you just download the program in this memory and give the power to it. Now microcontroller will keep running the program stored into it. अगर यहाँ लिखना ही है तुम्हें, ठीक है, प्रोग्राम के साथ डेटा मत लिखना। ये सिर्फ जो ये वाली मेमोरी, प्रोग्राम मेमोरी की बात हो रही है, सिर्फ प्रोग्राम सेव होगा। या इसमें होता है हमारा परमानेंट डेटा सेव, परमानेंट डेटा जो चेंज नहीं होगा, जो हमें हमेशा चाहिए। जैसे 7 सेगमेंट कोड्स हैं हमारे पास, 7 सेगमेंट कोड कभी चेंज नहीं होंगे, वो हमें हमेशा वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो यहाँ पे या तो सिर्फ लिखना इट इज, या प्रोग्राम मेमोरी की जगह लिखेंगे प्रोग्राम मेमोरी। सॉरी यार, इसलिए मैंने इसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करी, बुक में जैसा था मैंने उठा के ऐसा डाल दिया, सही है। तुम लोग इतना तो चेंज कर ही सकते हो, प्रिंट निकालो उसमें लिख लो हाथ से, इतना भी नहीं करोगे क्या? सब कुछ मैं ही करके दूं? सही है। तो प्रोग्राम मेमोरी जो हमारे पास, तो प्रोग्राम मेमोरी में हमारे पास प्रोग्राम सेव होगा जिसको माइक्रो प्रोसेसर रन करेगा और एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। इसके अलावा इसमें हम लोग परमानेंट डेटा भी स्टोर करते हैं जो हमेशा हमें चाहिए होता है, उसमें टेबल्स की फॉर्म में हम लोग यूज कर लेते हैं उसे। फिर हमारे पास ऑन चिप रैम होती है। रैम टेम्परेरी डेटा, हमारे टेम्परेरी स्टोरेज प्रोवाइड करती है, बहुत ज्यादा फास्ट होती है, वर्टाइल होती है, ठीक है, बिल्कुल जैसे हमारे पास मोबाइल में रैम होती है, लैपटॉप में होती है। उसके अलावा टाइमर्स हैं। टाइमर्स का काम होता है हमारा डिले प्रोड्यूस करना। ये हमारे पास टाइमर आ जाएंगे। कहीं पे भी अगर लिखा हो 2 टाइमर, देखो 2 मेन टाइमर, इसको हटा दो यहाँ से। 2 मेन टाइमर्स कैन which cause upward and zero missing the elapsed time। अब हटाओ, ये सब मत लिखना। टाइमर्स के बारे में बस ये लिखना है कि टाइमर्स आर, देयर आर टाइमर्स टू विच आर यूज्ड टू प्रोड्यूस डिले, ठीक है, जो हमारे पास काउंट करते हैं, विच काउंट्स एंड व्हेन दे आर ओवरफ्लोन एंड इंटरप्ट इट प्रोड्यूस। बस थोड़ा बहुत मतलब टाइमर्स के बारे में लिखना, ज्यादा उसके। फिर हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है कि माइक्रो कंट्रोलर क्या क्या कर सकता है। माइक्रो कंट्रोलर क्या कर सकता है? माइक्रो कंट्रोलर सिर्फ ऑन और ऑफ कर सकता है, वो भी मॉसफेट को, मतलब गेट्स को। मतलब ये कि वो वोल्टेज प्रोवाइड कर सकता है, करंट ज्यादा प्रोवाइड नहीं कर सकता। मोटर नहीं रन कर सकते तुम उससे, कि ऐसा नहीं कि माइक्रो कंट्रोलर की पिन से तुमने एक मोटर लगा दी कि लाओ अभी पंखा इससे घुमाएंगे, ऐसा नहीं होता। क्या कर सकते हैं? मोटर का स्विच लगा सकते हैं। मोटर का एक स्विच, मॉसफेट स्विच हम उसमें लगा देंगे। मॉसफेट के गेट पे हमने, क्योंकि उसमें वोल्टेज देनी, करंट नहीं देनी, मॉसफेट के गेट पे सिर्फ वोल्टेज हम लोग देते हैं। तो वोल्टेज जब बढ़ेगा तो करंट सप्लाई से लेके मोटर हमारी रन हो जाएगी। समझ आई बात? इनपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या है of these microcontroller compatible with all the standard logic components available today। obvious सी बात है, जो बाहर के लॉजिक कंपोनेंट्स हैं उससे अवेलेबल होने चाहिए, वरना हमारा स्विच दे रहा है 5 वोल्ट, ये रीड ही नहीं कर पा रहा उसको। या स्विच हमने लगाया 10 वोल्ट का, कि हमने जब प्रेस किया तो 10 वोल्ट की वो दे रहा है, और जब 0 प्रेस किया तो 0 भी नहीं दे पा रहा। तो बाहर से कंपेटेबल होना चाहिए। तो ये सब कंपेटेबल होते हैं आउट, बाकी सारे लॉजिक के साथ में।
ठीक है, वेरी स्मॉल बिकॉज द inputs are gate connections MOSFET and represent only leakage current, but microcontroller can easily sink a significant amount of current from input pins. जो input pin है मतलब हम लोग उससे करंट ज्यादा प्रोवाइड तो नहीं करा सकते, लेकिन अगर आ रही है तो उसको ग्राउंड कर सकते हैं, थोड़ा बहुत इतना तो रहता है हमारे पास। जैसे कि अगर माइक्रो कंट्रोलर को आपने मोटर के सप्लाई कहीं और से दे दी, उसके ग्राउंड वाले स्विच को अगर आप कनेक्ट कर रहे हैं तो वो उसको कम से कम झेल लेगा और मोटर चल जाएगी आपकी। तब आपको क्या करना है, स्विच पे 1 नहीं देना, स्विच पे 0 देना होगा। तो आप 0 देंगे, इसका मतलब ग्राउंड है, ग्राउंड से फिर करंट सिंक करेगा, सही है। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का क्या मतलब है? आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक मतलब वही कि आप कितना वोल्टेज और कितना करंट इससे प्रोवाइड करा सकते हैं। तो वोल्टेज हमारे पास यहाँ है, जब 0 है तो 0 में मिनिमम -5 देता है, -0.5, और मैक्सिमम इसका 0.2 से -0.1 तक रहता है। ये माइनस नहीं है, सॉरी, 0.2 VDD से 0.1 मैक्सिमम इतना होगा, तब उसको 0 डिटेक्ट करेगा। और 1 के लिए 2.4 मिनिमम वोल्टेज होना चाहिए, या फिर 0.9 VDD। VDD यानी अगर 5 वोल्ट का है तो 4.5 VDD, इतना तक हमारे पास उसको 1 डिटेक्ट करेगा। द आउटपुट करंट लेवल ऑफ मोस्ट माइक्रो कंट्रोलर सिग्निफिकेंटली लो। जो हमारा 8051 है वो तो 2 मिली एम्पियर तक की भी नहीं दे पाता, लेकिन पिक जो है वो हमारा दे देता है 25 मिली एम्पियर तक के भी, सही है। मतलब कुछ माइक्रो कंट्रोलर थोड़ी सी ज्यादा करंट भी प्रोवाइड करा सकते हैं, जिससे आप एलईडी कम से कम उससे ठीक से जला सके, है ना। ऐसा ना हो कि आपने 4 एलईडी लगा दी, अब वो सब डिम पड़ी है, कोई जली नहीं, है ना, ऐसा नहीं है। तो कम से कम इतनी करंट तो देता है कि थोड़ी बहुत एलईडी जल जाए, और छोटी मोटी मोटर जो होती है जैसे आपके मोबाइल में लगी होती है वाइब्रेशन वाली, वो चल जाए। फिर हमारे पास फाइनल है एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। तो ये लास्ट टॉपिक है हमारा। क्या हुआ भाई? इसके बाद तो थैंक यू ही आ जाएगा, कोई बात नहीं। तो एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर क्या है? अब आप लोग को पता है एप्लीकेशन ऑफ मूलचंद क्या है, कि गली गली चौराहे चौराहे में जहां जहां पे जगह मिलेगी वहां पे डॉक्टर वो काम करेगा, सबका काम आ जाएगा। छोटे छोटे कामों में काम आता है हमारा मूलचंद, ऐसे ही हमारा माइक्रो कंट्रोलर छोटे छोटे कामों में काम आता है। जहां आपको लगे कि कहीं पे भी आपके टच करने से वो काम हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था मतलब कहने का ये है कि टच करने से मतलब ये है कि अगर आप एक स्विच ऑन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है, आपने एक स्विच ऑन करते हुए आपको दिख रहा है कि हाँ मैंने ऊपर था इसको नीचे किया, तो ऑब्वियसली बल्ब जलेगा ही जलेगा। लेकिन कहीं पे आपके हल्का टच करने से बल्ब जल जा रहा है, इसका मतलब यहाँ माइक्रो कंट्रोलर कहीं ना कहीं यूज हो रहा है। समझ आई बात? कि आपने बटन दबाया छोटा सा, ठीक है, और चीज बड़ी ऑन हो रही है, तो इसका मतलब वहां माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है जरूर, ठीक है, या रिले लगी हुई होगी, खैर वो डिपेंड करता है जैसा भी। तो माइक्रो कंट्रोलर जहां पे भी आपको लगे कि यहाँ प्रोग्राम रन कर रहा है, कोई ना कोई प्रोग्रामिंग यहाँ पर है, तो इसका मतलब है माइक्रो कंट्रोलर। जैसे आपका होता है ओवन। ओवन कौन सा वाला? जिसमें बटन होते हैं, वो नहीं जिसमें नॉब होती है, नॉब वाला मैकेनिकल ओवन है, उसमें नहीं, जिसमें बटन होते हैं, जिसमें डिस्प्ले होती है। अच्छा, कहीं भी डिस्प्ले लगी हुई हो, कहीं पर भी किसी भी डिवाइस में आपको डिस्प्ले दिख जाए, इसका मतलब वहां माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है, शॉर्ट लगा हुआ है, ठीक है। बाकी एप्लीकेशन आप इसमें देख ही सकते हैं। कंज्यूमर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में टॉयज हैं, कैमरा है, रोबोट है, देखा होगा आपने जो छोटे छोटे टॉयज आते हैं जिसमें आवाजें निकलती हैं, बटन दबाओ तो कभी कुछ गा रहा है, कभी कोई और गाना गा रहा है, तो उसमें माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है उस आवाज को चलाने के लिए, स्पीकर को कंट्रोल करने के लिए, सही है। बाकी सारे जितने लैब में इक्विपमेंट्स होते हैं, ऑसिलोस्कोप है, मल्टीमीटर जो आप लोग रन करते हैं, लीकेज करंट टेस्टर है, जितने भी मतलब जहां पे मैंने बताया जहां पे भी डिस्प्ले होगी वहां तो माइक्रो कंट्रोलर होगा ही होगा। माइक्रो प्रोसेसर होगा तब जब डिस्प्ले में बहुत अल्ट्रा लेवल की चीजें होंगी, जैसे आपकी स्मार्ट वॉच की डिस्प्ले है, स्मार्ट वॉच में माइक्रो प्रोसेसर होता है, स्मार्टफोन में माइक्रो प्रोसेसर होता है। अक्सर चीजों को कहते ही स्मार्ट तब है जब उसमें माइक्रो प्रोसेसर लग जाता है, वरना सब माइक्रो कंट्रोलर पे चल रही होती है। समझ आई बात? जो चीज माइक्रो कंट्रोलर पे चल रही है वो डम है, डम तो नहीं कहेंगे उसको, लेकिन वो स्मार्ट नहीं है, सही है। लेकिन जो माइक्रो प्रोसेसर जहां लग गया वो स्मार्ट हो गई। जैसे स्मार्ट टीवी हमारा, जो नॉर्मल टीवी था उसमें माइक्रो कंट्रोलर था, स्मार्ट टीवी में माइक्रो प्रोसेसर। नॉर्मल वॉच में माइक्रो कंट्रोलर था, पहले भी डिस्प्ले वाली वॉच आती थी, अब स्मार्ट वॉच आ गई, अब माइक्रो प्रोसेसर है। नॉर्मल फोन में माइक्रो कंट्रोलर होता था जो छोटे वाले फोन होते थे। स्मार्टफोन हो गया तो क्या? माइक्रो प्रोसेसर। समझ आई बात? क्यों इन सबको स्मार्ट कहते हैं? तो स्मार्ट वो है जिसके पास माइक्रो प्रोसेसर है, जैसे कि आप स्मार्ट हो, ओके, आप ये सब्जेक्ट पढ़ दो, आपके पास सब्जेक्ट है ना माइक्रो प्रोसेसर, तो आप लोग स्मार्ट हो। चलो ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं तुम लोग को पसंद आई होगी वीडियो, समझ में आया होगा, है ना। अच्छे मार्क्स स्कोर करो एग्जाम में, अल्लाह तुम लोग की मदद करे, ठीक है। तो बाकी ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर दो, पढ़ लें वो भी, और कुछ अच्छे मार्क्स उनके भी आ जाए, ठीक है। चलो तो फिर देखते हैं, अगर रहा तो टाइम मुझे मिल गया तो मैं वन शॉट पीस के अपलोड करूंगा, वरना तो मुश्किल है, सॉरी, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर, बाय।